हेलो गाइस, तो ये बाकी द ग्रैपलर एनिमी का एपिसोड नंबर 6 का वीडियो होने वाला है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एपिसोड देखने से पहले आप 5 4 3 2 1 जाकर देख ले। यहाँ तक हमने देख लिया था कि बाकी हानायामा के ऑफिस में घुसने लगता है तो हानायामा के सारे स्टाफ बाकी पे लद जाते हैं, रोकने के लिए उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी बाकी सीधा चलते हुए अंदर घुस जाता है। उन सब आदमी से छूटकर दौड़कर मोमेंटम पकड़ता है और हानायामा के सामने रखे डेस्क को एक ऐसा लात मारता है कि डेस्क उड़कर विंडो तोड़ते हुए नीचे की ओर गिरता है और हानायामा से कहता है मुझे और वेट मत कराओ, चलो पार्टी शुरू करते हैं। और कहता है चलो पहले मैं ही डांस करता हूँ। जैसे ही हानायामा खड़ा होता है उसके गर्दन पे बाकी एक ऐसा लात मारता है कि हानायामा घुटना में आ जाता है और बाकी मुस्कुराते हुए उससे कहता है नीचे से तुमको व्यू कैसा मिल रहा है। हानायामा जैसे बाकी को मारने के लिए खड़ा होता है वैसे पुलिस का सायरन का आवाज़ आता है। पुलिस ऊपर आके पूछताछ करता है तो हानायामा ग्रुप का एक स्टाफ कहता है हम लोग का न्यू स्टाफ डेस्क लेके जा रहा था तो उसका पाँव स्लिप हो गया और डेस्क नीचे गिर गया, बस इतना ही हुआ। पुलिसमैन वो स्टाफ से कहता है कि तुम इससे अच्छा बहाने भी बना सकते हो। बाकी कोरू से कहता है लात खाने में मज़ा नहीं है ना, और कहता है तुम मुझे बता देना जब तुम रेडी हो जाओगे रीमैच के लिए, और ये कहकर निकल जाता है बाकी वहाँ से। बाकी नीचे उतर कर अपने घर की ओर जाने लगता है तो देखता है कि उसका मदर का सेक्रेटरी कार में बैठ के उसे वॉच कर रहा है। सेक्रेटरी बाकी से कहता है कि तुम्हारी मदर ने मुझे बताया कि तुम अभी यहाँ पर ही होगे, और बाकी से कहता है पाँव फूक फूक कर रखना बाकी, ये लोग प्रोफेशनल गैंगस्टर है। बाकी कहता है ये लोग किसी को अचानक से ठोक दे तो ठीक है, जब कोई और इन्हें अचानक से ठोक दे तो ये सह नहीं पाते। सेक्रेटरी मन में सोचता है कि ये 13 साल का बच्चा किसी से नहीं डरता, लेकिन इसका निडरता से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। बाकी कहता है दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन मुझे मालूम नहीं था मेरे ही बैकयार्ड में ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं। और बाकी कहता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ ना, मेरा पाँव काँप रहा था उसके सामने। पुलिस वाला हेडक्वार्टर कॉल करके बोलता है ये फॉल्स अलार्म था, रोड में चलने वालों में से किसी ने मजाक किया। हानायामा बहुत गुस्सा में निकलता है। हानायामा को अपना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होता, अपने कार के पास जाता है और अपना मुक्का से कार को तोड़ना शुरू कर देता है। हानायामा का राइट हैंड अपने स्टाफ सबको बताता है कि पहली बार किसी ने हानायामा को उसके घुटने पर गिराया है, और वो भी हम सभी के सामने। और कहता है कोरू हानायामा ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पावर हाउस है। और कहता है उस बच्चे ने एक ही शॉट में हमारे बॉस को घुटने में लाकर प्रूफ किया कि हमारे बॉस को भी चोट लगता है। हानायामा गाड़ी के तेल वाले टंकी को अपने मुक्का से फोड़ देता है और गाड़ी को पलट देता है। अभी भी गुस्सा कम नहीं होता, हाथी से टायर को रिंग से टान लेता है, कपड़े की तरह टायर को हाथ से 2 फाल कर देता है। कार डिस्ट्रॉय करने के बाद गुस्से में हानायामा पैदल ही घर की ओर निकल जाता है। नॉर्मल पुलिस वाला स्पेशल पुलिस वाले से कहता है सर आप लोग कुछ कीजिए, सर वो जा रहा है, भाग रहा है, सर आप लोग कुछ कीजिए। इस इंसान ने कार को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरा कॉप यहाँ फिट नहीं होगा। 15 साल का बच्चा पलक झपकते इतना कुछ कर दिया, इसकी ताकत हमारे देश के लिए जागीर होनी चाहिए। इधर यूरी हॉस्पिटल में सपने देख रहा है। इसके सपने में हानायामा आ रहा है इसके हाथ को फोड़ने के लिए। हानायामा का डर यूरी के दिमाग में पूरी तरीके से बस गया है। कैसे हानायामा ने इसके फोरआर्म को फोड़ दिया था। एक ही सपने यूरी को बार बार आ रहा है। यूरी सो नहीं पा रहा और अचानक से उठ रहा है। यूरी की छोटी बहन नीना उससे कहती है आप पसीने से तरबतर हो रहे हो भैया, क्या आपको सपना दोबारा आया है। बाकी हॉस्पिटल तक पहुंच ही चुका है, यूरी से मिलने के लिए अंदर आने ही वाला है। उतने में ही यूरी से मिलने के लिए इंटरनेशनल मैच ऑर्गेनाइज कराने वाला बॉस यूरी से मिलने आता है। यूरी से कहता है देखो यूरी, तुम मेरे बगैर सिर्फ एक फॉरेन बॉक्सर हो और कुछ नहीं। वो बॉस यूरी से कहता है कि तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना है, तुम्हें मेरे ऑर्डर के हिसाब से चलना है। यूरी कहता है तुम मेरे बॉस हो ये सच है, लेकिन इन सबसे पहले मैं जकील हूँ, मैं किसी के भी चैलेंज को अनएक्सेप्ट नहीं कर सकता। बॉस गुस्साते हुए कहता है अभी भी तुम उस चीज़ को पकड़ कर बैठे हो। बॉस कहता है देखो तुम्हारा घटिया प्राइड तुम्हें कहाँ लेके आ गया, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। यूरी की छोटी सिस्टर नीना को उसका बॉस पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें तो बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि तुम्हारा भाई इतना बड़ा गधा है। और कहता है क्या ख्याल है, यूरी की जगह थोड़ा तुम काम कर लो। यूरी को गुस्सा आता है और यूरी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है, बट यूरी दर्द से हिल नहीं पा रहा है। बॉस मैन नीना से कहता है कि एक दूसरे से प्यार करने वाले भाई बहन एक दूसरे के लिए ऐसा ही करते हैं। और बॉस मैन कहता है कैसा रहेगा, चलो आज ही से तुम मेरे साथ चलो। यूरी चिल्लाता है ऐसा मत करो। बॉस मैन यूरी से कहता है तुम चिल्ला मत, तुम अब किसी काम का नहीं है। उतने में ही बाकी पीछे से आता है और बॉस मैन का कान पकड़ता है। बाकी बॉस मैन से कहता है क्या तुम्हें मालूम है किसी इंसान के कान फाड़ना कितना आसान होता है, अगर तुम कान को पकड़ के पीछे से सीधा टानोगे तो कान बाहर आ जाएगा। और कहता है इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं हमेशा से मालूम करना चाहता था, क्या मैं तुम्हारे में कर लूँ। बॉस मैन नहीं 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 बोलता। बॉस मैन निकलते हुए कहता है बच्चे तुमने अभी जो किया उसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो बाकी कहता है हाँ ठीक है दे देना।
यूरी कहता है मेरा हाथ ऐसा टूटा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा बॉक्सिंग करियर ख़त्म हो गया। और यूरी अपने गम वाले आवाज़ में बाकी से कहता है मैंने अपने सपने को खो दिया है। बाकी यूरी से कहता है अगर तुम जीने के लिए लड़ोगे तो चोट तो लगेगा ही। नीना ऑब्जेक्शन वाला मुंह बनाती है तो यूरी कहता है कोई बात नहीं नीना, मैं एक वॉरियर हूँ, वॉरियर की ज़िंदगी का ये पार्ट है। बाकी कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हानायामा को भुगतना पड़ेगा। यूरी बाकी से कहता है तुम्हारी जैसे इच्छा करे वैसा करो बाकी, क्योंकि तुम भी एक फाइटर हो। बाकी कहता है हाँ मैं भी एक फाइटर हूँ। हानायामा अपने मॉम से मिलने के लिए अपने गांव वाला घर आया रहता है। गुलाब का फूल अपने हाथ में लिए रहता है और अंदर की ओर जाता है। कोरू की मॉम बहुत ज़्यादा उम्र दराज रहती है, लगता है देखने से कि वो अपने लास्ट स्टेज में है। कोरू अपने मॉम को देखने के बाद अपने बचपन का याद करता है कि वो बचपन में अपने मॉम से गले लगे रहता था। कोरू हानायामा अपनी मॉम से कहता है मॉम आपसे बहुत अच्छा सेंट आ रहा है। उसकी मॉम उसे बताती है कि एक फ्रेंच परफ्यूम है जो गुलाब से बना हुआ है। कोरू पूछता है मॉम आपको गुलाब पसंद है? उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद है। हानायामा पास्ट को याद करने के बाद रोज़ को अपने हाथों से मसल देता है और उसका बूंद अपने दूसरे हाथ में गिराता है और ले जाकर अपने मॉम के चेहरे में लगा देता है अच्छे से, और मन में कहता है बाकी हानमा तुम मरोगे। बाकी फिर हॉस्पिटल से जाने लगता है तो नीना कहती है थोड़ी देर और रुकिए। बाकी कहता है मैं किसी और टाइम रुकूंगा, मुझे अभी लेकिन जाना है। बाकी यूरी से कहता है जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिर फाइट करेंगे, तब देखना मैं नहीं हारूंगा। और फिर बाकी जाने लगता है तो यूरी कहता है बाकी उसने मेरे हाथ के साथ जो टेक्निक यूज़ किया उसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बाकी यूरी से जानना नहीं चाहता रहता है, इसीलिए यूरी से कहता है तुम सगील वारियल हो ना, सगील वारियल ज़्यादा बात नहीं करते। यूरी कहता है तुम कमाल के बन गए हो बाकी कहता है हाल ही में मैं उससे मिला था, उसे देखने से मुझे ऐसा लगा कि वो 2-3 को आराम से मारकर खा जाएगा, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसके सामने बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। यूरी कहता है मुझे तुम देखने से खुश लग रहे हो जबकि तुम उससे लड़के आए हो, मुझसे लड़ाई करने पर भी तुम इतने खुश नहीं थे। बाकी कहता है तुमने सही कहा, मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं उससे लड़ने के बारे में सोचता हूँ तो मैं काँपने लग जाता हूँ, और कहता है ताकतवर लोगों से लड़ना मुझे एक्साइट करता है। और बाकी जाने लगता है और नीना से कहता है नीना मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे लिए कुछ तोहफा ज़रूर लाऊंगा। नीना कहती है मुझे समझ आ गया भैया, आप इसे वॉरियर क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये किसी से नहीं डरता है और इसके पास एक दिल भी है। बाकी की मॉम का सेक्रेटरी बाकी की मॉम को बताता है कि 3 दिन से हानायामा गायब है, यहाँ तक कि उसके ऑफिस के भी किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है। बाकी रोज़ की तरह घर से निकलता और स्कूल जाता। बाकी कहता है काफ़ी समय हो गया, मुझे मालूम है वो मेरे पीछे पड़ा है। बाकी कहता है मैं हमेशा की तरह ऐसा दिखावा कर रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मुझे मालूम है वो मुझे देख रहा है, वो मुझ पर अटैक करने का सही मौके का इंतज़ार कर रहा है। और कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाता है, हानायामा बाकी पे अटैक नहीं करता। कुछ दिन और पार हो जाता है, बाकी पर हानायामा हमला नहीं करता है। मैं अपने डेली लाइफ को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ख़तरे को इग्नोर नहीं कर सकता। बाकी कहता है फ़ाइट मैच से अलग होता है। बाकी भीड़ भड़क्के वाले प्लेस में जाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे मालूम है कि वो उसका पीछा किया जा रहा है। वो बहुत ही फेमस होटल के बार में चला आता है और कहता है हमारे मैच को जितना ज़्यादा लोग देखने वाले रहेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। और बाकी कहता है मैं थक गया हूँ तुम्हारे इंतज़ार करते हुए, अब आ ही जाओ तुम। हानायामा बाकी के पीछे आता है, अपना चश्मा उतारता है तो बाकी को मालूम हो जाता है कि वो मेरे पीछे खड़ा है। बाकी पीछे मुड़कर कहता है चलो स्टार्ट करते हैं। हानायामा बाकी को इतना जोर पंच मारता है कि बाकी उड़ते हुए फेंकाता है और बोतल वाले अनवारी में टकराता है। डीजे वाला चिल्लाता है कि सभी कोई ध्यान दो, गैंगस्टर वर्सेस लिटिल पंक फाइट शुरू हो गया है। बाकी हानायामा के सामने आकर खड़ा होता है। हानायामा फिर पागलों की तरह बाकी पे अटैक करता है। बाकी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, फिर भी उसे बहुत जोर लगता है। बाकी को हानायामा उठाकर फाइट मारता है। उतने में ही बाकी की मदर का सेक्रेटरी वहाँ पहुँच जाता है। हानायामा का राइट हैंड सेक्रेटरी से कहता है अपने लड़के को मरते हुए देखकर मज़ा करो तुम। सेक्रेटरी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मौत तक की लड़ाई हमें नहीं करानी है। राइट हैंड मैन सेक्रेटरी से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हम लोग काम लेने के बाद अपने हिसाब से करते हैं। हानायामा बाकी को बैग की तरह एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से फाइट मारता है। बाकी मन में सोचता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे डैड के अलावा कोई और भी इतना स्ट्रांग हो सकता है। बाकी हानायामा के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन ब्लॉक करने पर भी बाकी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। हानायामा बाकी के गले में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है और फिर एक बहुत भयानक किक मारता है और बाकी के ऊपर बड़का वाला डीजे भी तोड़ देता है। सेक्रेटरी राइट हैंड से पूछता है क्या हानायामा बाकी को जान से मार देगा? राइट हैंड कहता है अगर मार भी देगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये फाइट 13वां मंजिल में हो रहा है। बाकी को हानायामा उठाता है और जोर से फेंकता है। बाकी विंडो तोड़कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन बाकी अपने हाथ में एक डीजे का वायर पकड़ा रहता है तो बाकी नीचे नहीं गिरता, वापस ऊपर आ जाता है।
बाकी हानायामा से कहता है तुमने अपना परफॉर्मेंस उतना भी बुरा नहीं दिया। बाकी के ऊपर आने से सभी इम्प्रेस्ड बाकी से हो जाते हैं। बाकी कहता है हो सकता है तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन मैं मौत तक की लड़ाई पहले भी लड़ चुका हूँ। और बाकी कह देता कि मैंने तुम्हारे कुत्तों के सामने तुम्हें घुटने पर ला दिया था। हानायामा गुस्सा से बहुत कड़ा हो जाता और बाकी हानायामा के गर्दन में बहुत जोर का किक मारता, लेकिन हानायामा का गर्दन हल्का सा हिलता तक नहीं है। हानायामा बाकी का बाइसेप पकड़ के जोर से दबा देता है। बाकी हानायामा को खूब सारे किक करके खुद को छुटा लेता है। सेक्रेटरी चिल्लाकर कहता है बाकी तुम अपने हाथ पे ध्यान दो। बाकी कहता है किसी चीज को जोर से दबाना ही तुम्हारी खासियत है ना। फिर बाकी क्विक अटैक करने लग जाता है। हानायामा उसके सामने बहुत स्लो रहता है। बाकी क्विक अटैक करता है तो हानायामा खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। सभी देख के चौंक जाते कि इतना क्विक भी कोई अटैक कर सकता है। सेक्रेटरी मन में कहता है कि बाकी बाबू का माउंटेन से ट्रेनिंग करके आने के बाद से स्पीड और स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर बाकी हानायामा के नाक के नीचे वाले हड्डी में एक क्लीन हिट मारता है, जहाँ चोट लगने पर इंसान को देखने में दिक्कत होने लगती है। फिर बाकी कोरू के ऊपर चढ़कर लाते लात मारता है और लास्ट में बाकी हानायामा को एक ऐसा लात मारता है बहुत बड़े से डिजिटल स्क्रीन में लड़की का फोटो चलता रहता है। हानायामा उड़ के और लड़की की गलत जगह पे टकराता है और स्क्रीन फूट जाता है। हानायामा भी लड़की के स्टाइल में वहाँ गिरे रहता है तो लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। फिर हानायामा अपना कपड़ा उतारता है। लोग देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसके पीठ पे बहुत खतरनाक सा टैटू बना रहता है। बाकी हानायामा के टैटू को देखकर कहता है ये इतना खतरनाक टैटू क्यों बना है। 6th एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। मुझे मालूम है भाई तुम लोग को मेरे वीडियो देखने में प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि वॉइस के मॉड्यूलेशन में फ्लक्चुएशन हो रहा है। इतनी दूर तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कर के जाना भाई, कर लो।